स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल में एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अच्छा, और कुछ डिस्कशन करेंगे क्या, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन और एक दो तो हम लोग कर लेंगे, पहले जो पढ़े थे उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अगर हम दो सर्कल के बारे में बात करते हैं, वो दोनों सर्कल में एंगल का क्या मतलब होता है। ओके, एंगल तो हम लोग पढ़े हैं, दो लाइन का भीतर में होता है। तो अभी अब अगर दो सर्कल के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। ठीक है, तो दो सर्कल का भीतर में एक्चुअली एंगल क्या होता है, वो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ओके, वो इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं हम लोग, ये सर्कल में ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ओके, और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। दो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट में हमको टेंजेंट, सॉरी क्या नाम है उसका, एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये कुछ टेंजेंट ऐसे जाएगा। ये दोनों में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, उस टेंजेंट में, वो टेंजेंट दोनों में एंगल जो निकलता है दैट इज द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ओके, चलो अब देखते हैं कि ये जो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स ये जो है, ये थीटा हमको मिलेगा कैसे। इस थीटा हाउ वी आर गोइंग टू गेट, ये थीटा एंगल जो है हमको कैसे मिलेगा, देखते हैं। ठीक है, चलो उसके लिए काम करता हूँ। लेट मी टेक टू सर्कल्स, दो तो सर्कल ले लेता हूँ। इक्वेशन हो गया क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा ये पहला सर्कल। ऑलराइट, अब हम दूसरा सर्कल के बारे में अगर बात करेंगे, दूसरा सर्कल हो गया क्या हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू g2x प्लस 2 इंटू f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। These are your equation of two circles। ये सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं पहला वाला, सॉरी ये सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं पहला वाला है, और ये सर्कल का इक्वेशन दूसरा वाला है। सर्कल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, ये दोनों में एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो लेट अस सी कि हम ये थीटा एंगल जो है ना वो कैसे निकालते हैं। ओके, एक काम करते हैं, ये सर्कल का सेंटर रेडियस निकालते हैं, ये सर्कल का सेंटर रेडियस निकालते हैं। जो पहला सर्कल है उसका सेंटर और रेडियस का बारे में अगर बात करूंगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए। पहला सर्कल का सेंटर C1 हो जाएगा माइनस G1 माइनस F1, और इसका रेडियस जो है R1 हो जाएगा रूट अंडर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। ऐसे ही दूसरा सर्कल अगर मैं सेंटर करूं तो इट विल बी माइनस G2 माइनस F2, और इसका रेडियस जो है R2 विल बी रूट अंडर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो ये बन गया हमारा दूसरा सर्कल का सेंटर और रेडियस। एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से सेंटर का ज्वाइन करते हैं इस सर्कल का, इस सर्कल का। तो ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, और ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि ये दो टेंजेंट जाके सेंटर में पहुंचेगा खाली एक ही केस में, अगर हमारा ऑर्थोगोनल सर्कल है, आप डिस्कस करेंगे। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो जाके यहाँ पे पहुंचेगा, नहीं तो कोई जरूरी है नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर लिए, और इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारा ज्वाइन हो गया। इसको ऐसे करके मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। लेट मी नेम इट C1, नेम इट C2। C1 और C2 ले लिया मैं, है ना। अच्छा, अब हमको
क्या निकालना है एक्चुअली, क्या चीज है बताओ, हमको जो निकालना है ये थीटा एंगल निकालना है। ओके, लेट मी टेक दिस लार्जर एंगल, ये बड़ा एंगल में ले लेता हूँ। जो लाल वाला दिखाई दे रहा बड़ा एंगल है, ये पॉइंट मान लेते हैं P है। ओके, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। दिस पॉइंट इज R। चलो अब हम लोग बात करते हैं C1P/C2 का एंगल। C1P/C2 एंगल कितना होता है? C1P/C2 एंगल C1P/C2, ये जो एंगल मैं देख रहा हूं इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल C1P/C2, C1P/C2 ये अल्फा है सोचो। ओके ना, C1P/C2 अल्फा, तो अल्फा विल बी व्हाट? C1P/C2 विल बी C1PR एंगल प्लस C1PR के साथ क्या जुड़ जाएगा? C1PR, उसके बाद C2PR, तो ये दोनों मिलके हमारा ये एंगल बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? C2PR को क्या लिख सकते हैं? C2PR को, मेरा एम है क्या, अभी इसके वैल्यू तो अल्फा हो गया, इसके जगह में अल्फा हो गया, मैं अल्फा को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना चाहता हूँ, मतलब ये जो एंगल थीटा है उसका इन्वॉल्वमेंट करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? C1P/C2 दिस इज अल्फा इज इक्वल टू C1PR। C1PR, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल? C1PR ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये एंगल क्या होगा? C1PR 90 डिग्री। चलो ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस, ओके, ये जो C2PR ये छोटा सा एंगल है, ये छोटा सा एंगल, इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं C2PQ एंगल माइनस C2PQ एंगल में C2PQ, ये एंगल में QPR लिख देता हूं, QPR C2PQ माइनस which एंगल पे, हाँ QPR दिस एंगल। ठीक है, तो अल्फा बिकम्स 90 डिग्री प्लस दिस इज C2PQ, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही, वो भी 90 डिग्री हो गया, माइनस QPR, यही तो एंगल है, एंगल बिटवीन द सर्कल्स, थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। आई होप सभी को समझ में आ गया ये रिलेशन, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। चलो अब हम बात करते हैं ये ट्रायंगल का बारे में, कौन सा ट्रायंगल? PC1C2। मैं PC1C2 को फिर से ड्रॉ करता हूं एक बार, और उसके बाद हम लोग इसमें कोसाइन लॉ का यूज कर लेंगे। PC1C2 और C1C2 में एंगल है हमारा अल्फा। ओके, तो पढ़ा होगा सब कोई कि अगर मैं रिलेशन याद दिलाऊं किसका बताओ? कोसाइन लॉ का। कोसाइन लॉ में जो रिलेशन होता था क्या होता था? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ऐसा होता था ना? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो अगर मैं इसको a मानूं, सपोज इसको b मानूं और इसको c मानता हूं, है ना? अगर मैं इसको a, इसको b और इसको c मानता हूं, तो ये हमारा a स्क्वायर है। क्लियर? दिस इज योर a स्क्वायर, C1C2 का स्क्वायर। C1C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b का सामने, b कहां? ये b का सामने ये है p C2 का स्क्वायर, p C2 का स्क्वायर, p C2 का स्क्वायर, वो ऑफकोर्स p C1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 PC2 PC1 cos थीटा, वही एंगल हम अल्फा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अभी ये जो C1C2 है, इट इज योर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये दोनों सेंटर जो है ना, ये दोनों सेंटर में डिस्टेंस जो है ये P1 C1 C2 है।
तो इसको मैं d1 नाम से लिख देता हूं, d नाम से। d स्क्वायर इज इक्वल टू pc2 स्क्वायर, pc2 इज योर r2, pc2 इज योर r2 और pc1 इज योर r1, मतलब r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। तो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2 r2 r1 cos। अल्फा का वैल्यू हम लिख सकते हैं थीटा का टर्म में 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। एंड बिकॉज थीटा का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब अभी जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वही एंगल बिटवीन द सर्कल्स हो जाएगा। अभी d स्क्वायर का वैल्यू लिख लेता हूं मैं, चलो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos थीटा प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है। आ गया समझ में सबको? यस सर। So your 2 r1 r2 is equal to r1 r2 cos theta is equal to r1 square, sorry, d square minus r1 square minus r2 square, ये बन गया हमारा। सही लिख रहा हूं ना भाई? ओके, तो इसमें से हमारा cos थीटा का वैल्यू मिल गया क्या? r1 square, सॉरी, d square minus r1 square minus r2 square by what is it? 2 r1 r2. ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अभी d का वैल्यू पुट करते हैं। d का वैल्यू हमारा कितना होगा बताओ? r1 plus r2। नहीं, d और d का वैल्यू, हाँ r1 नहीं, r1 प्लस r2 कहाँ होगा? ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। d हो गया हमारा c1 c2 में डिस्टेंस, c1 और c2 जो देख रहे हैं उनमें डिस्टेंस निकालेंगे। तो c1 का कोऑर्डिनेट दिया है, c2 का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, माइनस g1 माइनस g2, ऐसे माइनस f1 माइनस f2। तो इसका कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? d is equal to minus g1 plus g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 into f2। ये हमारा d1 स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर हो गया। फिर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 r2 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये r1 स्क्वायर है और ये r2 स्क्वायर है। ओके, तो ये दोनों को अगर यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके साथ, माइनस g1 स्क्वायर प्लस माइनस f1 स्क्वायर माइनस r1 मतलब प्लस r1 हो गया r1 स्क्वायर, और सॉरी g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, ठीक है, माइनस c1 मतलब ये प्लस c1 हो गया। तो माइनस g2 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर प्लस c2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज व्हाट? c1 माइनस प्लस c2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट अंडर r1 का वैल्यू डालोगे, फिर r2 का वैल्यू डालोगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हमारा cos थीटा। तो अगर cos थीटा हमारा निकल गया तो उसमें से थीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा क्या? एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। क्लियर? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट ना? अच्छा, अब अगर मान लेते हैं वो दोनों सर्कल 90 डिग्री में है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। कंडीशन फॉर सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल, two circles are orthogonal if the angle between them is 90 degree. Okay, if angle between the circles, if angle between the circles is 90 degree, then the circles are
सेड टू बी, क्या हो गया, ऑर्थोगोनल। समझ में आया ना? इफ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज 90 डिग्री देन द सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। वो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हो जाता है। ठीक है, चलो, तो अगर ऑर्थोगोनल सर्कल है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा बताओ? ये जो थीटा है 90 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा cos 90 विल बी 0 और cos 90 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट अगर हमारा 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? कि C1 plus C2 is equal to 2 into G1 G2 plus F1 F2। ओके, therefore कंडीशन हो गया हमारा C1 plus C2 is equal to 2 times of G1 G2 plus F1 F2। तो ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर द सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन सॉरी क्या, कंडीशन फॉर सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल। राइट, चलो कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल ये लेता हूं, क्या बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो हमको दो सर्कल दे दिया है और बोला है कि वो दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करके दिखाओ। तो इसमें दो बिट है, एक बिट में कर लेता हूं। ओके, चलो पहला बिट मान लेते हैं, करते हैं। पहला बिट हमको दिया है दोनों इक्वेशन क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा सर्कल हमको दिया है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमको चेक करना है कि ये दो सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं। मतलब हमको क्या करना है, C1 plus C2 is equal to 2 times of G1 plus G1 G2 plus F1 F2 करना है। ये अगर मिल गया हमको तो हम बता सकते हैं कि ये दो सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनल है। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारा G1 का वैल्यू कितना आ रहा है। पहला सर्कल से G निकालेंगे तो G1 हो जाता है वो, तो G1 का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू क्या होगा और C1 का वैल्यू क्या होगा बता दो। G1 will be what? -2। -2। G1 is -2, F1 is 0, C1 is 3। ऐसे यहां से निकाल सकते हैं हम लोग G2 और F2 और C2। G2 is how much? सेकेंड सर्कल का इक्वेशन G2 is equal to 0, F2 हो गया हमारा 2 और C2 हमारा हो गया क्या, -3। ओके, सो ये हमको मिल गया G1 F1 C1 और G2 F2 C2। ओके, अब बोला है क्या, ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है कि नहीं चेक करने के लिए बोला है। तो 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 plus F1 F2 is equal to C1 plus C2। तो ये हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ G1 G2, ये निकालेंगे। G1 G2 0 हो गया, ये 0 हो गया, is equal to 3 minus 3, 0 is equal to 0, ट्रू हो गया, मतलब प्रूफ खत्म। ऐसे कर सकते हो या फिर सीधा करोगे, G1 into 2 into G1 G2 plus F1 F2 निकाल लोगे, कितना है देख लेना। C1 plus C2 निकाल लोगे, कितना है देख लेना। फिर दोनों देखोगे कि सेम है, इसका मतलब दे आर ऑर्थोगोनल। हो गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। हमको बोला है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालो। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल passing through origin and cuts this and this orthogonally। तो हमको एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है कि जो कि बाकी दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करेगा, है ना। तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला। एक तीसरा कंडीशन भी दिया है कि ये क्या बोलते हैं उसको,
पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करके गया है। ओके, तो चलो देखते हैं। ये दो सर्कल पहले लिख लेते हैं जो सर्कल का इक्वेशन हमको दिया है, x² + y² - 6x + 8 = 0। और यहाँ पे लिख लेते हैं x² + y² - 2x - 2y - 7 = 0। और इसमें से काम करते हैं, इनका GFC लिख देते हैं। इनका GFC क्या क्या है लिख देते हैं। इसका G हो गया -3, F हो गया 0 और C हो गया इसका कितना 8। फॉर द सेकेंड सर्कल भी हम GFC लिख देते हैं। G का वैल्यू हो गया -1, F का वैल्यू हो गया -1 और C का वैल्यू हो गया -7। मैं सही लिखा ना? यस सर। चलो, अब हमको क्या हो गया, एक नया सर्कल का इक्वेशन चाहिए। जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, लेट इट बी, ऐसे लिख सकते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल टू द सर्कल्स given circles is x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल का इक्वेशन मेरे को चाहिए, ये सर्कल का इक्वेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, इसको इक्वेशन 2 लिखता हूं, और ये जो हम निकाले, जिसको निकालने वाले हैं, इसको इक्वेशन 3 लिखता हूं। ये हमारा 3 इक्वेशन है। तो हमारा एम है क्या, इस इक्वेशन से GFC का वैल्यू निकालें। अगर GFC का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। और GFC 3 ठो अननोन है, 3 ठो अननोन है, मतलब 3 इक्वेशन हमको मिलना चाहिए। अगर 3 इक्वेशन हमको मिलेगा तो जाके हम बोलेंगे कि हाँ ये ऑर्थोगोनल, सॉरी इसका वैल्यू कंप्लीट हो गया, मतलब सर्कल का इक्वेशन मिल गया हमको। तो अब देखते हैं कि ये 3 वैल्यू कैसे मिलता है। पहला कंडीशन हमको दिया है कि पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हमको C का वैल्यू मिल गया 0। फिर हम लोग G और F निकालने के लिए हम ऑर्थोगोनल का कंडीशन यूज करेंगे। ओके, तो लिखते हैं एज इट पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, ओरिजिन। सो इसके जगह में 0, y के जगह में 0 डालेंगे। 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0 implies c का वैल्यू हो गया हमारा 0। ओके, अब कंडीशन डालते हैं 1 और 3 ऑर्थोगोनल है, लिखेंगे सर्कल्स इन इक्वेशन 1 and 3 are orthogonal. Circles in equation 1 and 3 are orthogonal. ठीक है, तो 2 into G1 G2, G1 -3 है, G2 यहाँ पे G ही रहेगा, -3G प्लस F1 F2, F1 0 है, F2 कुछ भी हो 0 हो जाता है, इजिकल टू C1 + C2, C1 8 है और C2 0 है। बोलो सभी को समझ में आया? यस सर। तो इससे हमको क्या मिल गया, G का वैल्यू मिल गया, इम्प्लाइज G = what, 4 -4/3।
सभी को समझ में आया क्या नहीं रे? Yes, sir. अब सर्कल्स इन इक्वेशन 2 and 3 आर ऑर्थोगोनल। तो फिर यूज करते हैं फिर से कंडीशन 2 इंटू G1 G2, अभी G यहां से आएगा, G यहां से आएगा, ये दोनों G आएगा, -1 और यहाँ पे G माइनस G प्लस F1 F2 -1 इंटू F माइनस F इज इक्वल टू C1 -7 और C2 हमारा है कितना 0 प्लस 0। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, G का वैल्यू जो यहाँ से पुट कर देते हैं, F निकल जाएगा। तो हमारा G का वैल्यू हो गया कितना -4/3, सो +4/3 हो जाएगा। 4/3 माइनस F इज इक्वल टू -7/2। तो इससे हमको F का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, ये इधर गया इधर आया, 4/3 प्लस 7/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिला, एलसीएम हो गया हमारा कितना 6, तो यहाँ आ गया 2 8 प्लस 21 29/6। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. Therefore equation is x square plus y square प्लस 2gx बोल रहा है, तो g का वैल्यू इतना है, इस पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8/3 x प्लस 2fy प्लस 29/3 y प्लस c इज इक्वल टू 0, c तो है नहीं तो 0 इतना हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 29/2g हो रहा है ना, सही है ना, 2g था इसलिए 2 इंटू 29/6 कैंसिल होके इतना आ गया। क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो आगे अगला सवाल, सेम सवाल है लेकिन थोड़ा यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमको ज्यादा, इसीलिए कि यहाँ पे पासेस थ्रू 1 बोल दिया है, मतलब c का वैल्यू भी मिला नहीं होगा शुरू से। वहां पे क्या c का वैल्यू मिल गया था, यहाँ पे c का वैल्यू भी मिला नहीं होगा, तो उसको हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएगा, फिर तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। ये सर्कल को लिखते हैं, पहला सर्कल को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा दो सर्कल। इसमें से हम GFC निकालेंगे तो G का वैल्यू मिला हमको कितना -5, F का वैल्यू मिला -2 और C का वैल्यू मिला 20। और इसमें से GFC निकालेंगे तो G का वैल्यू -2, F का वैल्यू -2, C का वैल्यू -1। तो ये मिल गया हमारा GFC दोनों के लिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं तीसरा सर्कल क्या होता है। ये इक्वेशन 1 है मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। ऑलराइट, अब हमको जो नया सर्कल चाहिए उसका इक्वेशन लिखते हैं जो इस दोनों को ऑर्थोगोनल है। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑर्थोगोनल to the above circles is, equation of circle orthogonal to the above circles is कितना हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। हो गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन। उस ये दिस वन इक्वेशन 3 इसको कर लेते हैं। As it passes through 1 1, as it passes through 1 1, 1 1 दे के पास किया है तो 1 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। Therefore 1 plus 1 plus 2z plus 2f plus c is equal to 0 implies 2z plus 2f plus c is equal to -2। ये हमारा एक इक्वेशन बना। ओके, अब ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाते हैं। 1 and 3 are orthogonal circles in 1 and 3 are orthogonals। 1 and 3 में जो सर्कल है वो ऑर्थोगोनल है। तो देखते हैं क्या बनता है फिर। 2 into g1 g2, g1 -5 है, g2 तो g है, -5g प्लस f1 f2 -2g इज इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 हमारा है कितना 20, c2 0 है, नहीं c2 हमारा c है 20c, 20 प्लस। अरे समझ में आया सबको? यस सर। तो यहां से हमारा इक्वेशन क्या बनता है सर 2f होगा ना सर? हाँ 2f होगा, 2f होगा, 2g के बाद 2f है, 2g के बाद ये 2f। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा -10g -4f -c, या फिर एक काम करते हैं ना, वो दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या करेंगे, इस 20 को इधर ले आते हैं, मतलब 10g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -20। ये हमारा अगला इक्वेशन हो गया। फिर हम तीसरा इक्वेशन निकालेंगे। सर्कल्स इन 2 and 3 आर ऑर्थोगोनल। सर्कल्स इन 2 and 3 आर ऑर्थोगोनल। तो देखते हैं क्या बनेगा फिर। ये हो गया 2 और 3, मतलब 2 into -2g -2f is equal to -1 plus c, या फिर ऐसा बोल लो, ये बन गया हमारा क्या, ये c को हम ये दोनों को उधर ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। 4g plus 4f, 4g plus 4f plus c is equal to 1। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। मैं सही लिखा तो? यस सर। ठीक है, तो लेट मी राइट इट इक्वेशन 4, दिस वन 5, दिस वन 6। तो 4 5 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो GFC का वैल्यू मिलेगा। तो 4 5 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों में 4f है, c दोनों में सेम है, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो फट से मिल जाएगा एक वैल्यू। ओके, तो 5 और 6 को माइनस कर देते हैं तो 10g - 4g हो जाएगा 6g इज इक्वल टू -20 -1 हो गया -21। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6। g is equal to -21, तो g का वैल्यू हमारा हो गया कितना -21 में से 3 में कट जाएगा तो -7/3। जी मिला तो -7/2। 2, अच्छा -7/2। g का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन माइनस कर देते हैं अभी, है ना। 5 माइनस 4 कर देते हैं, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा 10g माइनस 2g 8g और 4f माइनस 2f प्लस 2f इज इक्वल टू -20 प्लस 2 18 -18।
अब अगर 8g का वैल्यू डाले तो ये -28 हो रहा है, -28 प्लस 2f इज इक्वल टू -18। तो फिर 2f का वैल्यू हो गया हमारा 10, f का वैल्यू हो गया 5। क्लियर ना? Yes sir. f मिल गया, g मिल गया, यही इक्वेशन में डाल देते हैं, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 becomes 4 में जो मिल डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2g मतलब -7 प्लस 2f मतलब 10 प्लस c इज इक्वल टू -2। तो उससे हमको c का वैल्यू कितना मिल गया, ये -7 प्लस 10 हो गया 3 -5। -5. Therefore required equation, जो कि हमारा इक्वेशन 1 में था, नहीं 3 में था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद बोला 2gx, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो -7x हो गया, 2fy प्लस 10y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हम निकाले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाले, जो कि दो सर्कल को ऑर्थोगोनल है, दो सर्कल को ऑर्थोगोनल था और कोई एक पॉइंट देके पास किया है। क्लियर? सर बोलो। सर g और f का और एक वैल्यू क्या आता है, 3/2 और 0। एक और वैल्यू भी आ रहा है, हाँ 3/2 और 0 कैसा है? 0 और g 3/2 कैसे आ रहा है? सैटिस्फाई भी कर रहा था। हाँ हाँ 3/2 और 0 सैटिस्फाई भी कर रहा है। 3/2 और, लेकिन 3/2 0 कहाँ से आ रहा है? सर मैं इक्वेशन सॉल्व करने से आ रहा था। ये इक्वेशन सॉल्व करने से, हाँ और वो 1/1 से पास हो जाता है। 1/1 में भी पास कर रहा है, 3/2 और 0 हाँ मतलब g का वैल्यू 3/2 है ना। यस तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x, अच्छा उस हिसाब से c का वैल्यू अलग निकलेगा, है ना? -5 भी हो रहा है। c -5 भी हो रहा है, ठीक है। हाँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3/2 बोला, प्लस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 3 प्लस 3/2, ठीक है। प्लस 3/2 मतलब 2gx बोलने से 3x हो गया, 3x -5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बोले हो ना, यस ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है बताओ, यहाँ पे ऑर्थोगोनल है कि नहीं देखते हैं। 2 into g1 g2, 2 into g1 g2, g1 हो गया हमारा 5, g2 हो गया हमारा 3/2। ओके देखते हैं, 2 into g1 g2, इसका g हो गया -5 और इसका g हो गया कितना 3/2 मतलब -15/2 प्लस f1 f2, f1 ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 हो गया हमारा कितना 20 और c2 हमारा कितना हो गया, c2 -5, 20 -5, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑर्थोगोनल तो नहीं हो रहा है। 2 into g1 g2 plus f1 f2 is equal to c1 plus c2, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं हो रहा है। बट हाउ यू गॉट दैट वैल्यू, चेक कर लेना। साइन में कुछ हो गया, वो गड़बड़ इक्वेशन। हाँ तो इसलिए हो सकता है। और मान लेते हैं ऐसे आता है ना, मान लेते 3 सेट ऑफ इक्वेशन है, उसमें एक सॉल्यूशन नहीं आया, 2 सॉल्यूशन आया, मतलब अगर और सॉल्यूशन आया तो इन दैट केस क्या होता है, उसमें इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू विल गेट, वो केस में इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। मतलब हमको जो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है ना, ये हम लोग तुम लोग तो पढ़ा होगा, ये 3 ठो इक्वेशन में सॉल्व किया है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन 2 इक्वेशन में सॉल्व किया है, तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो उसमें जो सिचुएशन होता था, क्या क्या होता था सिचुएशन,
या तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाता था, तो इन दैट केस c1 c2 इसमें इक्वल नहीं होता था, इन दैट केस नो सॉल्यूशन मिलता था। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, है ना। और एक होता था क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उसमें इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारा तीन तो वेरिएबल में भी इक्वेशन जो है ना वैसे ही कंडीशन सब उसका बनता है, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर दूसरा मिल गया इसका मतलब एक दो तो नहीं, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, अगर क्या होगा तो। एनीवे, तो दिस इज हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन। मेरे को पता नहीं अगर तुम लोग बोल रहे हो तो अगर निकल सकता है, अगर दूसरा एक सेट सॉल्यूशन मिल गया, मतलब जैसे ये तो हमारा मिला आंसर सही है, अगर मान लेते हैं और एक तो मिला तुम लोगों को सॉल्यूशन, इसका मतलब दो नहीं और बहुत सारे मिलेगा, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू विल गेट। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि इसमें डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 होता है। तो ये जो है ना, ये जो देख रहे हो ना, इसको अगर मैं किस में लिख दूं बताओ तो एक्स वाई में लिख दूं ना, एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस वन, 2x plus 2y plus z is equal to this। ये एक्चुअली क्या होता है ना, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो मेरे बात, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ इस सॉल्यूशन का बारे में क्या है कि अगर हमारा टू वेरिएबल का इक्वेशन ले रहे हो, x और y को लेके कर रहे हो, दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो एक्चुअली ax plus by plus c = 0 एक लाइन का इक्वेशन है। तो हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लोग जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है जब हम उनको सॉल्व करते हैं। कब? जब टू वेरिएबल्स में करते हैं। इसे तीन वेरिएबल में जब करते हैं तो क्या होता है, तीन तो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, अपना घर देख लो, उसका दो ठो वॉल देख लो और एक तो फ्लोर देख लो, दो ठो वॉल और फ्लोर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो एक कोना होगा तुम्हारा घर का, ठीक है ना। तो वो कोना का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तीन तो प्लेन हमारा पैरेलल जैसा हो जाता है तो इन दैट केस क्या होता है, मतलब एक पॉइंट देखे, मतलब क्या बोलते हो, तीसरा प्लेन, अगर दो प्लेन हमारा जैसे एक वॉल ले लो एक फ्लोर ले लो, वॉल ले लो फ्लोर ले लो, ये वॉल और फ्लोर जो इंटरसेक्ट किया वो वाला जगह हो गया हमारा घर का एक तो एज हो जाएगा। उस एज का थ्रू में अगर एक तो प्लेन इंक्लाइन करके रख लोगे तो वो भी इंटरसेक्ट करेगा, तो उसी एज का थ्रू में वो प्लेन जाएगा। तो उस केस में हमारा एक दो पॉइंट नहीं, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल सकता है। समझ में आया ना? यस। तो अगर ये सब मिला होगा, अभी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन गलत हुआ होगा, लेकिन अगर बाय चांस कभी मिल जाता है इसका मतलब दो ठो नहीं, इनफिनिट नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स यू विल गेट देयर। ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। फाइंड के इफ द सर्कल दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दो सर्कल का इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस kx प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x प्लस ky, ओके, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दो सर्कल का इक्वेशन। और हमको बोला है सवाल में ये दोनों सर्कल जो है ऑर्थोगोनल है, तो फिर बताओ क्या चीज है, बताओ k का वैल्यू कितना है। ठीक है, चलो अगर ऑर्थोगोनल है तो हमारा कंडीशन बनता है 2 into g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ओके, लिख सकते हैं एज द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सो दिस वन। तो यहां से g1 f1 c1 निकाल लेते हैं। g1 का वैल्यू कितना हो जाएगा k/2, g2 का वैल्यू 3/2 और g1 का वैल्यू k/2, f1 का वैल्यू कितना बताओ 3/2 3/2 और c1 का वैल्यू -5।
ओके, अच्छा, अब हम लिखते हैं इसमें से G2 का वैल्यू 5/2, F2 is equal to K/2 और C2 is equal to 7. All of you got it ना? Yes, sir. चलो अब वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और क्या है 2 into G1 G2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो रहा है कितना 5K/4 प्लस F1 F2 3K/4 is equal to C1 plus C2 minus 5 plus 7. तो ये मिल गया हमको कितना 5K plus 3K 8K/4 is equal to या फिर 2 into 8K/4 कर लेते हैं is equal to 2 आ रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, K is equal to 1/2. आ गया समझ में?